नमस्कार। आज हम यूरिन की रासायनिक जांच पर एक गहरी नज़र डालेंगे। तो आज हम इन्हीं नोट्स को ज़रा खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूरिन की केमिकल जांच में क्या-क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं। और ख़ास तौर पर आज हम प्रोटीन और ग्लूकोज पर फोकस करेंगे। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये बड़ा दिलचस्प है ना कि एक इतनी सिंपल सी लगने वाली जांच सेहत के कितने राज खोल सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मूत्र असल में शरीर के अंदर जो चल रहा है उसका एक तरह का आईना है। ये केमिकल जांच हमें किडनीज के बारे में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बारे में बड़े ज़रूरी सुराग दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन से। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन होता है क्या, या कितना होता है? देखिए, सामान्य तौर पर जो हमारी किडनीज है वो बहुत ही कम प्रोटीन मूत्र में जाने देती हैं, वो भी खास तौर पर कम मॉलिक्यूलर वेट वाले। मतलब मात्रा देखें तो 24 घंटे में 150 मिलीग्राम से भी कम। अच्छा, इतना कम? हाँ, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर प्रोटीन जो फिल्टर होता भी है ना ग्लोमेरुलस से, वो आगे जो ट्यूब्यूल्स होती हैं किडनी की, वो उसे वापस सोख लेती हैं। रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। हाँ, तो ये मात्रा इतनी कम होती है कि जो रूटीन टेस्ट हम करते हैं उसमें ये पकड़ में ही नहीं आती, मतलब नेगेटिव ही मानी जाती है। अच्छा, तो अगर टेस्ट में प्रोटीन आ रहा है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं, हाँ तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? ये नोट्स क्या बताते हैं इसके कारणों के बारे में? हाँ, प्रोटीन यूरिया एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। इन नोट्स के हिसाब से देखें तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पे 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। ओके। पहली है ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया। इसमें दिक्कत ग्लोमेरुलस में ही है, जो किडनी की मेन फिल्टर यूनिट है। उसकी जो दीवार है, कैपिलरी वॉल, उसकी परमिएबिलिटी मतलब लीकीनेस बढ़ जाती है। वो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी जाने देती है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। अच्छा। दूसरी है ट्यूबुलर प्रोटीन यूरिया। इसमें ग्लोमेरुलस ठीक काम कर रहा है, पर जो ट्यूब्यूल्स हैं, जिनका काम था फिल्टर हुए प्रोटीन को वापस सोखना, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और तीसरी है ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया। इसमें किडनीज नॉर्मल हैं, पर ब्लड में ही किसी खास तरह के कम मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जैसे बेंज जोन्स प्रोटीन है या हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। इतना ज्यादा कि नॉर्मल किडनी भी उसे पूरा सोख नहीं पाती और वो यूरिन में आने लगता है। ये जो 3 तरह के प्रोटीन यूरिया आपने बताए, ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, ओवरफ्लो, क्या ये जानने से डॉक्टर को असल प्रॉब्लम समझने में मदद मिलती है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इससे डॉक्टर को पता चलता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ हो सकती है। अगर ग्लोमेरुलर है तो ग्लोमेरुलस की बीमारियों के बारे में सोचना होगा, ट्यूबुलर है तो ट्यूब्यूल्स की दिक्कत, और अगर ओवरफ्लो है तो फिर खून में वो असामान्य प्रोटीन क्यों बन रहा है, उसकी जांच होगी, जैसे मल्टीपल माइलोमा वगैरह। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सही। वैसे नोट्स में ये भी लिखा है कि कभी-कभी तेज बुखार हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या बहुत ज्यादा कसरत कर लियो, तो भी टेम्पररी तौर पर प्रोटीन आ सकता है यूरिन में। समझ गए। तो अब आते हैं इसे जांचने के तरीकों पर। नोट्स में कुछ पुराने तरीके भी दिए हैं, जैसे हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। ये क्या चीज़ है? कैसे काम करता है? हाँ, ये काफी पुराना और बेसिक टेस्ट है। इसका सिद्धांत बड़ा सीधा है। प्रोटीन जो होते हैं वो गर्मी से डीनेचर हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। ओके। तो इस टेस्ट में हम टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेकर उसके ऊपरी हिस्से को गर्म करते हैं, उबालते हैं। अगर प्रोटीन है तो वो जम जाएगा, धुंधलापन दिखेगा। फिर उसमें थोड़ा एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिड क्यों डालते हैं? एसिड इसलिए डालते हैं कंफर्म करने के लिए कि ये धुंधलापन प्रोटीन का ही है या फॉस्फेट का, क्योंकि फॉस्फेट भी गर्म करने पर जम सकते हैं, धुंधलापन दे सकते हैं। अच्छा। पर फॉस्फेट जो है वो एसिटिक एसिड में घुल जाते हैं। तो अगर एसिड डालने पर धुंधलापन गायब हो गया तो वो फॉस्फेट था। अगर बना रहा या और बढ़ गया तो वो प्रोटीन है। बड़ा लॉजिकल है। हाँ, विधि सिंपल है, उबालो, एसिड डालो, देखो। इस सामग्री में बेंज जोन्स प्रोटीन का भी जिक्र आया था इसी टेस्ट के साथ। उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो एक स्पेशल केस है। बेंज जोन्स प्रोटीन की एक खासियत होती है कि वो करीब 50-60 डिग्री सेल्सियस पर तो जमता है, पर और ज्यादा गर्म करो, उबालने के पास ले जाओ तो वापस घुल जाता है, और फिर ठंडा करने पर वापस जम जाता है। अरे वाह। हाँ, तो उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हालांकि ये नोट्स बस फॉस्फेट की घुलने वाली बात पर फोकस कर रहे हैं। असल में अगर शक हो तो फिर और स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं। और ये टेस्ट क्या मात्रा का भी कुछ अंदाजा देता है? ग्रेडिंग की बात लिखी है नोट्स में, प्लस 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 वगैरह। हाँ बिल्कुल,
धुंधलापन कितना है या जो अवशेप बना मतलब प्रेसिपिटेट वो कितना गाढ़ा है, उसके आधार पर एक रफ आइडिया लगाते हैं। बिल्कुल हल्का सा है तो ट्रेस या प्लस, और अगर एकदम गाढ़ा थक्के जैसा है तो प्लस 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 या प्लस 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 प्लस। ये एकदम पक्का नहीं होता, पर एक अंदाजा मिल जाता है। इसके अलावा सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट हम्म। और हेलस टेस्ट का भी नाम है। हम्म। क्या ये भी कुछ ऐसे ही है? सिद्धांत थोड़ा अलग है, पर काम वही है, प्रोटीन पकड़ना। सल्फोसैलिसिलिक एसिड वाले में वो एसिड सीधा यूरिन में डालते हैं, और प्रोटीन है तो वो उसे प्रेसिपिटेट कर देता है, धुंधलापन आ जाता है। जी। और हेलर्स टेस्ट में नाइट्रिक एसिड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसके ऊपर धीरे धीरे यूरिन डालते हैं। अगर प्रोटीन है तो जहां दोनों लिक्विड मिलते हैं ना, वहां एक सफेद रिंग बन जाती है। ये भी क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। इतने सारे टेस्ट आजकल लैब में, क्या ये सब रूटीन में होते हैं? कल खासकर रूटीन जांच के लिए रिएजेंट स्ट्रिप मेथड जो है वो कहीं ज्यादा कॉमन है। वो तेज है, आसान है। अच्छा, तो ये रिएजेंट स्ट्रिप्स प्रोटीन के लिए कैसे काम करती हैं? हाँ, तो इन स्ट्रिप्स पर एक छोटा सा पैड होता है, उस पर एक केमिकल लगा होता है, ब्रोमोफेनॉल ब्लू इंडिकेटर, और ये पैड एक खास एसिडिक पीएच पर सेट होता है। जब प्रोटीन इस इंडिकेटर के कांटेक्ट में आता है तो वो इंडिकेटर से हाइड्रोजन आयन ले लेता है। इससे इंडिकेटर का रंग बदल जाता है। ओके। आमतौर पर पीले से हरे या नीले की तरफ रंग जाता है, और ये रंग का बदलना प्रोटीन की मात्रा के हिसाब से होता है। और फिर इसका नतीजा कैसे पढ़ते हैं? स्ट्रिप के डिब्बे पर ही एक कलर चार्ट बना होता है। स्ट्रिप को यूरिन में डुबोकर निकालिए, फिर जितना टाइम लिखा है प्रोटीन के लिए, शायद 60 सेकंड, उतना इंतजार करके पैड के रंग को उस चार्ट से मिला लीजिए। चार्ट पर लिखा होता है ट्रेस, प्लस 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 प्लस, और उनके सामने रंग बने होते हैं। ये सेमी क्वांटिटेटिव रिजल्ट देता है। और इन नोट्स में जो स्ट्रिप का चार्ट दिया है उसे देखें तो पता चलता है कि एक ही स्ट्रिप पर प्रोटीन के अलावा कितनी सारी और जांचें हैं। ल्यूकोसाइट्स, नाइट्राइट, पीएच, ब्लड, कीटोन, बिलीरुबिन, ग्लूकोज, सब एक साथ। हर एक का रंग और पढ़ने का टाइम अलग अलग। यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है। वाकई ये तो बहुत ही एफिशिएंट तरीका लगता है। चलिए अब इसी स्ट्रिप पर मौजूद एक और जरूरी जांच की बात करते हैं, ग्लूकोज। यूरिन में ग्लूकोज मिलना ये क्या बताता है? नोट्स में लिखा है कि अक्सर छुपी हुई डायबिटीज का पहला संकेत हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मल हालत में क्या होता है कि किडनीज जितना भी ग्लूकोज फिल्टर करती हैं उसे वापस खून में भेज देती हैं। वो जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती है ना, वो सारा ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा। इसलिए आमतौर पर यूरिन में या तो ग्लूकोज होता ही नहीं, या इतना कम कि टेस्ट में नहीं आता, नेगेटिव होता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। और ग्लाइकोसूरिया होता क्यों है? क्या सिर्फ डायबिटीज ही कारण है इसका? डायबिटीज मिलिटस सबसे आम कारण है। इसमें क्या होता है कि खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। जब ब्लड ग्लूकोज एक लेवल से ऊपर चला जाता है, जिसे रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं, लगभग 180 mg/dl, तो किडनी की जो वापस सोखने की कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है। फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो यूरिन में निकलने लगता है। ओके। हाँ, लेकिन जैसा नोट्स में भी इशारा है, डायबिटीज़ के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया और उसकी वजह से ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, या पैंक्रियास की कोई बीमारी है। अच्छा। इसके अलावा नोट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियों और लिवर डिसऑर्डर्स का भी जिक्र है। हालांकि ये साफ नहीं करते कि ये हमेशा हाइपरग्लाइसीमिया के साथ होता है या कभी-कभी किडनी की ग्लूकोज सोखने की क्षमता पर सीधा असर डालते हैं। ये थोड़ा अस्पष्ट है। ठीक है, अब ग्लूकोज की जांच के तरीकों पर आते हैं। नोट्स में बेनेडिक्ट्स क्वालिटेटिव टेस्ट का जिक्र है, ये क्या है? बेनेडिक्ट्स टेस्ट यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचायक शर्करा का पता लगाता है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। जी। बेनेडिक्ट का जो रिएजेंट होता है वो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का घोल होता है। जब इसे रिड्यूसिंग शुगर वाले यूरिन के साथ मिलाकर उबालते हैं तो वो शुगर कॉपर सल्फेट को कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर देती है। अच्छा। इससे रंग बदल जाता है, नीले से हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और अगर बहुत ज्यादा शुगर है तो ईंट जैसा लाल ब्रिक रेड कलर आ जाता है। रंग देखकर शुगर की मात्रा का अंदाजा लगाते हैं। विधि में लिखा है 5 ml रिएजेंट, 8 बूंदे यूरिन, 2 मिनट उबालना और फिर ठंडा करके रंग देखना। पर आपने कहा रिड्यूसिंग शुगर, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, तो क्या ये टेस्ट सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही है? नहीं, यही इस टेस्ट की एक लिमिटेशन है।
बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज के अलावा दूसरी रिड्यूसिंग शुगर जैसे फ्रक्टोज, लैक्टोज और कुछ नॉन शुगर रिड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ भी पॉजिटिव आ सकता है। ओहो, तो मतलब पॉजिटिव आने पर ये पक्का नहीं कि ग्लूकोज ही है। हाँ बिल्कुल, ये पक्का नहीं कह सकते सिर्फ बेनेडिक्ट टेस्ट से। तो फिर ग्लूकोज की पुष्टि कैसे होती है? क्या इसके लिए भी रिएजेंट स्ट्रिप है? हाँ, और यही रिएजेंट स्ट्रिप का असली फायदा है। ग्लूकोज के लिए जो स्ट्रिप टेस्ट होता है वो एंजाइम पर आधारित होता है और वो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही स्पेसिफिक होता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है एंजाइम वाला? उस स्ट्रिप के पैड पर 2 एंजाइम होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज। साथ में एक रंग बनाने वाला केमिकल होता है क्रोमोजन। जब स्ट्रिप यूरिन में जाती है तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूरिन के ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देता है। ओके। फिर दूसरा एंजाइम पेरोक्सीडेज इस बने हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल करके क्रोमोजन को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज होते ही क्रोमोजन का रंग बदल जाता है और ये रंग बदलना ग्लूकोज की मात्रा के सीधा अनुपात में होता है। और इसका नतीजा भी वैसे ही कलर चार्ट से मिलाते हैं। बिल्कुल। स्ट्रिप डुबोना, निकालना, टाइम देखना ग्लूकोज के लिए शायद 30 सेकंड होता है और फिर रंग को चार्ट से मिलाना। चार्ट पर नेगेटिव से लेकर अलग अलग मात्राओं के रंग दिए होते हैं, जैसे 100, 250, 500, 1000, 2000 mgdl तक। ये ज्यादा स्पेसिफिक और बहुत सुविधाजनक तरीका है, जैसे हीट एंड एसिड या बेनेडिक्ट्स। और नए आसान तरीके भी हैं, जैसे रिएजेंट स्ट्रिप्स। ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि ये टेस्ट कैसे हमें शरीर के अंदर की कहानी बताते हैं। निश्चित रूप से हमने अलग अलग टेस्ट के सिद्धांत देखे, उनके फायदे, उनकी सीमाएं देखी। रिएजेंट स्ट्रिप्स ने रूटीन जांच को वाकई बहुत आसान बना दिया है। तेज हैं, एक साथ कई चीजें बता देती हैं। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा ये नोट्स भी इशारा करते हैं, ये मुख्य रूप से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। हाँ। ये किसी प्रॉब्लम का संकेत दे सकते हैं, पर ये फाइनल डायग्नोसिस नहीं है। अगर रिजल्ट एबनॉर्मल आता है तो उसकी पुष्टि के लिए, सही कारण जानने के लिए अक्सर और स्पेसिफिक जांच करानी पड़ती है। ये डॉक्टर्स के लिए एक अहम शुरुआती कदम होते हैं। आज की ये बातचीत तो बहुत ही जानकारी भरी रही। हमने इन नोट्स के आधार पर यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज की जांच के तरीकों और उनकी अहमियत को समझने की कोशिश की। हाँ, और इन नोट्स ने हमें याद दिलाया कि इन जांचों के पीछे का विज्ञान कितना सरल भी है और कितना पावरफुल भी। जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो प्रोटीन वाली बात से जुड़ा है। हमने बेंज जोन्स प्रोटीन का जिक्र किया था, हाँ। जो ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया का उदाहरण है और मल्टीपल मायोलोमा जैसी गंभीर बीमारी में मिलता है। सोचिए जरा, यूरिन में सिर्फ इस एक खास प्रोटीन का मिलना, जिसका गर्मी के साथ व्यवहार भी अजीब सा है, वो शरीर के अंदर चल रही कितनी जटिल और गंभीर कहानी का इशारा हो सकता है। ये सिर्फ एक टेस्ट रिजल्ट नहीं, ये पूरी कहानी का एक सिरा हो सकता है। इस पर आगे सोचना और खोजना, ये ज्ञान बढ़ाने वाला हो सकता है। वाकई बहुत गहरी बात है। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपकी जिज्ञासा भी बढ़ी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ।